तो गाइस कैसे हुआ आप लोग। तो स्वैलो स्टार टू ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल की चैप्टर नंबर 324 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने बस अपने पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाया, जिसकी वजह से पैलेस मास्टर या पूरी तरह से कैसे तो प्यार में गिर गया और उससे पूछते कि क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। तो यहाँ पे लू फेंग रिस्पॉन्ड करते हुए क्या था कि मेरी जो अभी करंट की स्ट्रेंथ है वो पैलेस मास्टर वैयांग और पैलेस मास्टर गैटो के जितनी है। अभी इस हिसाब से मतलब लू फेंग अभी अपने ब्रेक थ्रू कर रहा था, उस पर फोकस रखा था। फिलहाल में अगर कोई और चीज़ होती तो लू फेंग रिस्पॉन्ड करता ही नहीं। मतलब लू फेंग अपने कल्टीवेशन के बीच में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं देखना चाहता है, लेकिन अभी फिलहाल में वो इस कम्प्रीहेंशन के दौरान में बिलियंस ऑफ थॉट्स को जनरेट कर सकता है। स्पेशली 100 कैलेमिटीज हर्ट एसेंस को लेने के बाद उसकी कॉम्प्रीहेंशन और थिंकिंग स्पीड 3000 से भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसके हिसाब से एक छोटा सा रिप्लाई देना उतनी बड़ी बात नहीं होती है। और जो कन्वर्जेशन हो रही थी उस पर सिर्फ 1000 इम्पैक्ट हो रही थी, और साथ में लू फेंग ने जो एलिमिनेट किया था उन सारी टीम्स को उसमें 1000 इम्पैक्ट लगी थी। मतलब बहुत ही कम उसकी एनर्जी खर्च हुई थी। अब ये सुनकर पैलेस मास्टर खुश होते हुए क्या थे, क्या ये पावर्स वैयांग और पैलेस मास्टर गैटो जितनी है। तो लू फेंग बिना किसी एक्साइटमेंट के कहता है कि मेरे पास ऐसी स्ट्रेंथ तो है, लेकिन इस स्ट्रेंथ से मैं घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। जिसके साथ पैलेस मास्टर युंगजन उससे परेशान होते हुए कहते हैं कि लू फेंग मैंने ऑलरेडी अपनी इस सिटी की मदद करने के लिए डार्क होली रेलम में मैसेज भेज रखे हैं, और एक प्रैक्टिशनर्स की टीम डार्क होली रेलम से आने वाली है, लेकिन उनको आने में एक दिन का टाइम लगेगा। हमें करना है तो सिर्फ उनके इस टाइम को, उनके इस मिशन को डिले करना है। अब यहाँ पे उनके ऊपर अटैक हुई थी, लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की आर्मीज अटैक की थी, लेकिन यहाँ पे एक अकेला अपना ये सिटी थोड़ी न थी। मतलब 9 रिवर होली रेलम के अंदर भी टोटल में 35 सिटीज थी। इस पे एक अटैक हुई थी तो बाकी के 34 सिटीज क्या कर रहे थे? क्या वो चेहरा ताक रहे थे, मतलब मुंह ताक रहे थे, या फिर वहां पे नंगा नाच कर रहे थे? आखिरकार उन्होंने 9 रिवर होली रेलम से बंदे क्यों नहीं भेजे? आखिरकार उन्होंने यहाँ पे यूनान सिटी की मदद करने के लिए 9 रिवर होली रेलम से बंदे क्यों नहीं भेजे? अब यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि उतना पावरफुल बंदे यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। अब 9 रिवर होली रेलम में ऐसे दो एग्जिस्टेंस मौजूद थे जिनके लेवल्स 2.5 ह्यूमन रेलम पे थी, लेकिन उनके पास सिर्फ क्लोन्स मौजूद थी जो कि इस जगह पे मौजूद थी। और अभी के फिलहाल यहाँ पे उन्हें आने में टाइम तो लगता, लेकिन आने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स है। उनके पास इतने ज़्यादा फॉर्मेशंस नहीं हो कि वो अपने क्लोन्स सबको हरा सके, और अंदर आना तो उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के साथ पैलेस मास्टर युंगजियांग कहते हैं कि लू फेंग मैं आशा करता हूँ कि तुम सिटी बिल्डर के अथॉरिटी को एक्सेप्ट करोगे। मतलब यहाँ पे फाइनली अपने पैलेस मास्टर युंगजियांग खुद कह देते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर पैलेस मास्टर की सिटी बिल्डर की अथॉरिटी देना चाहता हूँ। वो कहता है कि जब से मैंने यूनान सिटी को स्टैब्लिश किया है मैंने खुद को सिटी लॉर्ड माना ही नहीं है। मैं जानता था कि मैं अपने सोल पॉल्यूशन से सीरियस पॉल्यूट हो चुका हूँ, इसलिए मैंने हमेशा से एक सुटेबल सक्सेसर का इंतजार किया है, और तुम यहाँ के सुटेबल सक्सेसर हो। जिसको सुनकर लू फेंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि यार सिटी बिल्डर्स की अथॉरिटी लू फेंग को दी जाती, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। लू फेंग एक मैसेज को भेजते हुए कहता कि मेरी एस्टम अभी कंप्लीटली पैलेस मास्टर वैयांग और बाकी सबको सरपास नहीं किए। मतलब रूल ही यही था जो कि वैयांग ने, मतलब यांग जुआन ने बना रखा था कि जब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ उन दोनों पैलेस मास्टर को सरपास नहीं कर देती मैं तुम्हें अथॉरिटी नहीं दूंगा। इसलिए लू फेंग उससे क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो, अब यहाँ पे लू फेंग को एक चीज पता था, लू फेंग ऐसे ही नहीं कहता है। लू फेंग को चाहे तो यार लू फेंग ले सकता है, लेकिन उसे पता था कि एक बार ये वॉर खत्म हुई तो पैलेस मास्टर वैयांग की क्लोन यूनान सिटी में वापस से लौटेगी। जैसे कि मैंने कहा कि वैयांग मरा नहीं है, वो फिर से अपने क्लोन्स को यहाँ पे जरूर भेजेगा पैसे कमाने के लिए। वहां पर
लू फेंग के इस अथॉरिटी को देखकर वो उस पर क्वेश्चन भी करेगा, जिसको सुनकर पैलेस मास्टर युनयान उससे कहते कि चिंता मत करो, अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट युनयान सिटी को डिफेंड करने का है। और बात रही तो यार 9 रिवर होली रेलम्स में तुम जब से आए हो सिर्फ महज 2500 ईपोज में तुमने अपनी स्ट्रेंथ को सेमी ह्यूमन लेवल तक पहुंचा रखा है। तुम्हारी टैलेंट मुझको भी सरपास कर चुकी है और तुम इस युनयान सिटी के सबसे बड़े हकदार हो और तुम्हें ये डिजर्व भी करते हो। और तुम्हारा यहाँ का इंचार्ज होना ये हमारी सिटी के लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। अब यहाँ पे पैलेस मास्टर उससे कहते कि लू फेंग ये सिचुएशंस काफी ज्यादा अर्जेंट है, इसलिए हेसिटेट मत करो। अब यहाँ पे लू फेंग भी कहा था कि ठीक है मैं सिटी बिल्डर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता हूँ। अब एक हाथ में देखा जाए तो लू फेंग खुद में काफी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि यार लू फेंग की अभी ही स्ट्रेंथ दोनों पैलेस मास्टर के मुकाबले हैं। और यहाँ पे अगर पैलेस मास्टर वैंग और बाकी कोई और आया भी तो उस वक्त कोई उससे चैलेंज करने की कोशिश की तो लू फेंग अपने स्ट्रेंथ सबके मन से निकाल देगा डाउट, क्योंकि उस वक्त लू फेंग ब्रेक थ्रू कर चुका होगा, उसकी पावर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई थी यार, वो सब क्या ही क्वेश्चन करेंगे। और इस मोमेंट पे अभी फिलहाल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सिटीजन्स के जान दांव पे लगे थे। और लू फेंग को अगर सिटी बिल्डर्स की अथॉरिटी मिल जाएगी तो उसे युनयान सिटी से बेनिफिट्स भी मिलेंगे और वो अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा एग्जर्ट कर सकता है, क्योंकि जो सिटी बिल्डर होता है वो यार फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर सकता है। युनयान अभी काफी ज्यादा इंजर्ड है, 99% उन्होंने अपने सोल पॉल्यूशन लगाया, 1% उसने अपने सिटी बिल्डर्स के फॉर्मेशंस में लगाया था, जिसकी वजह से फॉर्मेशन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लू फेंग अगर अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा के सिटी बिल्डर्स का क्या सकता मास्टर बन जाए, फॉर्मेशन को कंट्रोल करे तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये तो बस वक्त की बात है। जिसके साथ पैलेस मास्टर उससे कहते कि बहुत अच्छे मैं तुम्हें, और वो उससे कहते कि जल्दी से एक क्लोन को अरेंज करो जो कि आउटर सिटी एरिया में आए। मैं तुम्हें डिटेल एड्रेस दे रहा हूँ, जब तुम यहाँ पे आओगे तो मैं तुम्हें सिटी बिल्डर की सील तुम्हारे हैंड ओवर कर दूंगा। जिसके साथ लू फेंग को यहाँ पे रियलाइज हो जाता है, क्योंकि यार वहाँ पे सिटी लॉर्ड उसे भेजते हैं मैसेज, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि मास्टर युनयान छिपे कहाँ, क्योंकि लू फेंग को भी इनके बारे में नहीं पता था। इसके साथ युनयान इससे कहते कि ये मैटर काफी कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी इसके बारे में नहीं जानना चाहिए मेरे अलावा। जिसके साथ वो कहते हैं कि अगर ये न्यूज लीक आउट हुई ना तो यार जितने भी लो लेवल ह्यूमन क्रिएचर्स हैं वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मतलब कह सकता कि दिन जान मतलब जान लगा देंगे तुम्हें हंट डाउन करने के लिए। क्योंकि एक बार सिटी लॉर्ड को मार दिया गया, बिल्डर अथॉरिटी लेने वाले को मार दिया गया, तो यार क्या ही घंटा कुछ कर सकते हैं। इसलिए लू फेंग भी कहता कि ठीक है मैं समझता हूँ, क्योंकि लू फेंग अगर किंग और बाकी लीडर्स के ट्रू सेल्फ से फाइट करेगा और उसे मारने की कोशिश करेगा, लू फेंग में भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि यार वो उनको वेट स्टैंड कर सकता है, क्योंकि यार वो किंग की पावर्स काफी ज्यादा है। लू फेंग भी ना ब्रेक थ्रू किए हुए सबसे सामना नहीं कर सकता है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर उसी डॉन टावर के कमरे को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोन स्लाइटली मूव करता और एक हैंड ऑफ वेब से एक शिप को निकालता है, जो वही टाइगजू डार्क आई शिप होता है, जो कि उस क्वाइट रूम को अपने अंदर सील कर लेता है, मतलब कि रूम को ही अपने उस शिप के अंदर डाल देता है। वेसल के अंदर हमें उसी क्लोन को दिखाया जाता है जिसने 100 कैलेमिटीज हर्ट को कंज्यूम कर रखा था, और टाइगजू आई शिप के अंदर बैठकर अपने डीप कल्टीवेशंस में लीन हो जाता है। इसके साथ लू फेंग कहता है कि मैं फिलहाल में अभी के फिलहाल कल्टीवेशंस पे ही सिर्फ निर्भर नहीं रह सकता हूँ, और फिलहाल में यहाँ पे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स भी अटैक कर रहे हैं। लू फेंग के पास कोई और चॉइस नहीं होती, बल्कि यहाँ पे लू फेंग को कल्टीवेशंस के अलावा उन सारे मॉन्स्टर्स को भी मारना था। इस मोमेंट पे उसे भी डिफेंस में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर लू फेंग पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो युनयान सिटी को उतनी ही जल्दी तबाह किया जाएगा, और उस मोमेंट पर अगर लू फेंग ने डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को नहीं ब्रेक थ्रू किया तो लू फेंग का भी यार कह सकते हो कि अपने सामने ही इतने मिलियंस ऑफ लोगों का खात्मा होना देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स चल रही थी, उसकी प्रोफेंसेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो यहाँ पे कल्टीवेशंस के साथ फाइटिंग भी कर सकता था। जिसके साथ वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोन्स को वहां से निकाल देता है और वहां पे ऑर्डिनरी क्लोन को छोड़ता है, जो कि 100 टाइम्स अपने परफेक्ट डिवाइन बॉडी के एनर्जी रिजर्व को कंजर्व किए था, और साथ में उसके पास डॉन टावर की फॉर्मेशन थी, इसलिए वो अपने यहाँ पे एक वीक क्लोन को छोड़ कर जाता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को इसलिए भेजता है क्योंकि उसे सील मिलने वाली थी सिटी बिल्डर्स की अथॉरिटी
सिटी की। और लू फेंग के करंट लेवल के इंसान या उसका ऑर्डिनरी क्लोन भी लॉर्ड ऑफ ड्यू फेंग और बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। देख रहे हो लू फेंग की पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ में उसके पास डान टावर की फॉर्मेशन थी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके साथ हमें यहाँ पे सीन चेंज का उन सारे किंग और उन सारे लीडर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे उनमें से एक लीडर की ट्रू बॉडी इमिडिएटली अपने किंग को मैसेज देती हुई कहती कि किंग, जब हम लोग चैंकिंग टावर मास्टर को डाउन टावर के अंदर चेंज कर रहे थे तो आखिरकार हमने देखा कि एक कैसे ब्लड सी फॉर्मेशन जो कि डाउन टावर में थी उन्होंने हमें कंप्लीटली इनकाउंटर करके हमें एक ही साथ पूरे के पूरे इलाइट लर्किंग टीम को खत्म कर दिया, जो कि वो किंग को बता रहा होता है। जिसको सुनकर किंग कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ब्लड सी फॉर्मेशन डाउन टावर ये जरूर प्रैक्टिशनर लू फेंग हो सकता है, क्योंकि किंग ऑलरेडी जान लुका था। यहाँ पे उनके अंदर वो टीम थी उसमें काफी सी आपको टीम के बारे में ऑलरेडी पता है। यहाँ पे उन्होंने लॉन्च करने से पहले जो वॉर को शुरुआत करने से पहले ऑलरेडी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके सारे नेचुरल डिटेल इंफॉर्मेशन को परचेज कर रखा था और वो ऑलरेडी लू फेंग के पावर्स के बारे में जान रखे थे। जिसके साथ लीडर पूछता है कि क्या हमें उस लू फेंग को भी टारगेट करके उसको हंट डाउन करना चाहिए, तो किंग वहां पे कहता कि इसकी कोई जरूरत नहीं। इस क्रिटिकल मूवमेंट में हमारी लर्किंग टीम की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिशनर लू फेंग ये अभी के फिलहाल इंसेक्ट नेस्ट और मास्टर ऑफ वायंग पवेलियन की लेवल से कम नहीं होगा, उतने ही स्ट्रेंथ को वो पोजेस करता है। उससे फाइट करने जाओगे तो हमें काफी ज्यादा डैमेज मिल सकती है। साथ में उसके पास डाउन टावर की फॉर्मेशन से हम तो उसके स्ट्रेंथ प्रोबेबली 3 मेन पैलेस मास्टर की क्लोज आ चुकी होगी और इस मूवमेंट पे हमारा मेन टारगेट है उन सारे वीक एल्डर्स को खत्म करने का, क्योंकि वीक एल्डर्स को बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता है। हर समय एक एल्डर मरेगा तो उतनी ही कम उसकी मतलब प्रोटेक्शंस खत्म होती जाएगी। जिसके साथ किंग ऑर्डर करता है कि लू फेंग एक एल्डर नहीं है, इसलिए इस पे अपने पावर्स को खर्च मत करो। अब देखो एल्डर्स होना ही एक जरूरी होता है, आप बिना एल्डर्स को हुई हुई यहाँ पे फॉर्मेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिलहाल में लू फेंग भी कर सकता है लेकिन यहाँ कर नहीं सकता या फिर कर सकता है वो तो कंफ्यूजन है, क्योंकि लू फेंग अभी तक वहाँ फॉर्मेशंस पे नहीं गया था। वो सीधे बिल्डर हॉल को लेकर वहाँ पे अपने अथॉरिटी को लेकर जमाएगा तब वो फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले ये बंदे फॉर्मेशंस कंट्रोल करने वाले एल्डर्स को मारने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि वो मरे तो यार कर भी क्या सकते हैं, फॉर्मेशंस वीक होगी। जिसके साथ अगर लू फेंग कंट्रोल करता ना तो यार लू फेंग को भी वो टारगेट बना सकते थे, लेकिन यार वो सबसे वीक एल्डर्स को मार रहे होते हैं। जिसके साथ यहाँ पे अब भी पता था उस लीडर को और किंग को भी कि इंटेलिजेंस के मुताबिक लू फेंग को मारना यार 20 ऑर्डिनरी एल्डर्स से भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। एडिशन में टोटल में 300 एल्डर्स मौजूद थे और यहाँ यूनियन सिटी में लगभग 400 सीनियर लेवल पावर हाउसेज मौजूद थे, जिसने कि एल्डर्स के रोल को नहीं लिया था क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पे लड़कर्स उन सबको टारगेट नहीं करना चाहते थे। जिसके साथ वो हंसते हुए कहता है कि लू फेंग तुम तो सच में गॉड एम्पर होने के वर्दी हो, जिसने कि मेरे एक एलाइट टीम को इंस्टेंटली एनिलेट कर दिया। जिसके साथ वो इन सब के बारे में बात करने लगता है और इसी के साथ ये सेम बात अपना एल्डर्स भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एल्डर्स को भी सेंस हो जाता है, वो भी यही कहते हैं कि लू फेंग तुम भी एक गॉड एम्प्रेस के होने के वर्दी हो, तुमने भी एक इलाइट लड़कर टीम को इंस्टेंटली एनिलेट कर दिया। अब एल्डर्स जो कि डिफेंसिव सिस्टम्स को यार कंट्रोल कर रहे थे वो पूरे के पूरे सिटी पे यार नजर बनाए रखे थे। वो डाउन टावर के हुए हुए कन्फ्लिक्ट को भी नोटिस करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कैसे एक एलाइट टीम को कंप्लीटली एक ही साथ डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और ये उनके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इन लड़कर्स को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और यहाँ पे सारे जगह लो लेवल ह्यूमन स्पिरिचुअल प्रेशर्स बहुत ही स्पीड से फैल रहे होते हैं। उनकी स्पीड काफी ज्यादा थी, इसलिए उन सबको मारने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जहां पे लू फेंग ने एक ही झटके में एक इलाइट टीम को मार दिया था, जो कि यार उसकी स्ट्रेंथ मास्टर वेयंग और पैलेस मास्टर गाइटो जितनी दिखा रही थी। जिसके साथ वहां पे सारे एल्डर्स डिस्कशन करने लगते हैं कि अगर गॉड एम्पर लू फेंग के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ हुई तो जरूर आगे चल के हमारा न्यू पैलेस मास्टर बन सकता है। दूसरा भी कहता कि हम तुमने सही कहा, अगर उसके पास स्ट्रेंथ हुई तो वो जरूर बन सकता है। जिसके साथ वहां पे कहता कि अगर हमारे पास एक और पैलेस मास्टर हो गया तो हम अपने सिटी को बड़ी आराम से डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ प्रोबेबली इनफ नहीं होगी क्योंकि उसने अपने डाउन टावर के चारों तरफ एक बड़े और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस को क्रिएट कर रखा है और उसने अपने फॉर्मेशंस के एडवांटेज के साथ ही ऐसा किया है, वरना वो ऐसा कर ही नहीं पाता।
और यहाँ पे वो आर्ग्यू करने लगते हैं। लेकिन पैलेस मास्टर देखकर कहते हैं कि सब कोई आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ पैलेस मास्टर उन सबको मैसेज भेजते हुए कहते हैं कि मैं करंटली एक स्क्वाड ऑफ लड़कर्स से हंट किया जा रहा हूँ और मैं अभी छिप कर नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं अभी के फिलहाल यहाँ पे एल्डर हाउस के पावर्स को एक्टिवेट करके अपने इस लूफेंग को नया पैलेस मास्टर या फिर न्यू एल्डर्स अपॉइंट नहीं कर सकता हूँ। तो मैनी एल्डर्स को समझ में आ जाता ऑफ कोर्स यहाँ पे एक एल्डर और पैलेस मास्टर बनने की भी एक रास्ता होता है, उन्हें पहले टेस्ट को देना होता है। लेकिन इस कठिन सिचुएशन में अपना पैलेस मास्टर डायरेक्टली सील को पकड़ाकर नया पैलेस मास्टर लूफेंग को बना सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये सभी चीजें हो रही थी और अभी के फिलहाल यिंग जैन को भी छिपना पड़ा था क्योंकि यार वो वीक था, इसी के साथ वो ऐसा कर रहा था और वीक था तो यार वो टेस्ट को भी नहीं ले सकता था, जिसके साथ यहाँ पे एक एक करके चलने लगती है, सब लोग फाइट करने लगता है। और यहाँ पे वो कहता है कि पैलेस मास्टर यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, आप लड़कर्स के हाथों डिस्कवर ना हो, क्योंकि आप अगर डिस्कवर हो गए तो हमारी यूनियन सिटी की बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी और हम लोग हार ही जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ अपना युंजियान ही बचा था जो कि सपोर्ट कर रहा था। अगर मास्टर युंजियान मारा गया तो यार पूरी की पूरी सिस्टम की डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगी, काफी ज्यादा वीक हो जाएगी। इस मोमेंट में हमें सीन चेंज कर यूनियन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर्स अपनी डिफेंस सिस्टम को यूज करके इन एक्सटर्नल अटैक्स को, बाहर के अटैक्स को रेसिस्ट कर रहा था। वहीं पे बाकी के एल्डर्स अंदर के जितने भी लड़कर्स थे उन सबको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लड़कर टीम्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं एल्डर्स पर अटैक करके उन्हें मारने की, दोनों तरफ मौतें हो रही थी, जिसके साथ एल्डर्स उन सारे लड़कर्स को सराउंड करके उन सब पर अटैक करके उन सबको मारना शुरू करते हैं। जो स्ट्रेंथ अपने एल्डर्स के पास थी, लेकिन वो एल्डर्स नहीं थे, वो भी इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं क्योंकि यार उनके पास भी क्लोज नहीं थे, उनके पास या तो लड़ो या फिर करो या मरो का सवाल था, इसलिए वो भी यहाँ पे कूद पड़े होते हैं। जिसके साथ यहाँ पे सीनियर लेवल टीम्स भी मौजूद थे जो कि और भी फाइट कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये सभी चीजें चल रही होती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि यार ये लड़कर्स काफी ज्यादा फास्ट है, अटैक करते निकल जाते हैं, उन सबके पास अटैक करने के लिए टाइम ही नहीं होते हैं, यहाँ पे काफी उन्हें परेशानी हो रही होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक स्केल लड़कर्स की फ्लाइंग टिप वहां से गुजर रही होती है, लेकिन तभी उन्हें एक ट्री दिखाई देती है जो कि उनके रास्ते के सामने ही खड़ी होती है। आखिरकार ये पेड़ हमारे सामने आ कैसे गई, यही उनके मन में सवाल था और आखिरकार आपके मन में भी होगा कि आखिरकार एक ट्री उन सब का ध्यान क्यों नोटिस करवा रही है। जिसके साथ उसे ट्री के अंदर से हिलने की आवाज आती है और एक पॉइजनस मिस्ट चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। अब जैसे वहां पॉइजनस मिस्ट आती है, बहुत सारे इलाइट लड़कर्स उसी वक्त इंस्टेंटली मारे जाते हैं और मारकर खत्म हो जाते हैं, जिसको देखकर लड़के इनडायरेक्टली गेस कर लेते हैं कि ये पॉइजन तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, ये जरूर एल्डर जिंगी हो सकते हैं। अब एल्डर जिंगी के बारे में आपने ऑलरेडी जान रखा है, जैसे कि लूफेंग के साथ ट्रेडिंग भी की होती है। अब सडनली वो ह्यूज ट्री वहां पे खड़ा था और अपने ट्रंक को फेस किए हुए वहां पे काउंटलेस ट्रीज प्लांट्स को निकालना शुरू कर देता है। वहां पे वो अपने ट्रीज के साथ ही उन सारे लड़कर्स पर अटैक करके उन सबको मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे उन सारे लड़कर टीम्स को कंप्लीटली पता ही नहीं होता कि यहाँ चल क्या रहा है। अब ये सारे जो पेड़ होते ना वो असल में एल्डर जिंगी के पपेट्स होते हैं, जिसके पास वाइटैलिटी होती नहीं है। पपेट्स है तो यार इसमें जान कैसे हो सकती है, सोल अटैक तो काम करने वाली नहीं है। जिसके साथ यहाँ पे फिर से जो लड़कन टीम थी इलाइट वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और इतने सारे ट्रीज हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस इन सब की वजह से 10 मिनट में ही वो सभी खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं बच पाता। जिसको देखकर वहाँ पे दूसरा लड़का आता कि वेल डन एल्डर जिंगी, एक और इलाइट टीम जो कि कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया। अब तक सिर्फ लूफेंग और एल्डर जिंगी ही होता है जिसने कि पूरे के पूरे एक इलाइट लर्किंग टीम को डिस्ट्रॉय कर रखा था। अब ये लड़कर्स काफी ज्यादा कनिंग थे, इन्होंने स्टॉप एल्डर्स को अवॉइड करके सिर्फ वीकर एल्डर्स को ही मारना प्रेफर किया था। लेकिन इसी के साथ हमें सीन चेंज कर एक किंग के केव को दिखाया जाता है जहां पे एक और एल्डर मारा जाता है और उसके जितने भी क्लोन्स थे 9 होली रिवल में वो भी मारे जाते हैं। जिसके साथ यहाँ पे किंग को पता चल जाता है एल्डर जिंगी के बारे में, किया एल्डर जिंगी की पावर्स कितनी है। अब यहाँ पे वो टॉप एल्डर्स में आते थे लेकिन वो उन सब का सामना नहीं करना चाहते थे क्योंकि अगर फाइट करेंगे तो भले ही वो मार दे लेकिन उनकी भी पावर्स काफी ज्यादा कम हो जाएगी। जिसके साथ किंग फिर से वीक एल्डर्स को मारना शुरू करता है ताकि वो वीक
एल्डर्स को मारकर उन सबको खत्म कर सके। उन सब वीक एल्डर्स के पास टाइम ही नहीं होता कि वो सेल्फ एनिलेट कर सके खुद को। अब देखो वो चाहे तो सेल्फ एनिलेट कर ले, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना मरना पसंद करेंगे। सबसे पहले वो मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। इसके साथ हमें लू फेंग के क्लोन को दिखाया जाता है, जो कि इंस्टेंटली पैलेस मास्टर के दिए हुए एड्रेस पे चला जाता है और वो उसी जगह पे आता है। वो अपने बाइनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी यूज करता ताकि कोई उसे फॉलो न करे, कोई लर्किंग टीम्स यहाँ पे युंगयांग के बारे में पता ना लगा सके। जिसके साथ लू फेंग एक ऑर्डिनरी से केव के पास पहुंचता है, कहता है पैलेस मास्टर युंगयांग मैं आ चुका हूँ। जिसके साथ पैलेस मास्टर को वो खोजने लगता है, लेकिन लू फेंग को वहाँ कोई लाइफ और कुछ दिखती नहीं है। लेकिन सडनली लू फेंग से ज्यादा दूरी नहीं एक पैलेस मास्टर युंगयांग पता नहीं कहाँ से अपीयर हो जाते हैं और वो आते ही कहते लू फेंग मैं यहाँ हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। चैप्टर शॉर्ट थी और साथ में उतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं थी। हो सकता है कि यार अभी टाइम लग जाए, उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है यार। फाइट करवा के यार थोड़ी लंबी एपिसोड डलवा के यार खत्म कर देना चाहिए राइटर को, लेकिन नहीं कर रहे। तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही है और नेक्स्ट एपिसोड जो कि जर्क ओवरलॉर्ड की है वो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए बाय।